हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो कि इस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि 11th 12th के बायोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे कि हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करें और इसको ख़त्म कैसे करें। क्योंकि हर एक चीज़ों के लिए जब हम कोई चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला ज़रूरी काम होता है हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट मतलब ये कि आधारभूत संरचना होनी चाहिए कि हमें कैसे शुरुआत करनी है और इसको कैसे ख़त्म करनी है। इन सभी बातों को स्टार्ट करने से पहले आइए बात करते हैं हम अपने बारे में। मैं हूँ सागर राठौर, ऑनलाइन दीक्षा प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी फैकल्टी। ठीक है, मेरे बारे में और कुछ जो जानकारी है ऑलरेडी गिवन है, बट हम बता देते हैं कि इसके पहले ऑलरेडी हम कुछ एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं, जिनमें हमारा एलन है, बैजूस है, बहुत सारा टाइम बैजूस के लिए हमने काम किया है। ये हमारी बात हुई और ऑलमोस्ट दैट इज 7th ईयर गोइंग ऑन इन टीचिंग। अब यदि बात करते हैं हम बायोलॉजी की, तो सबसे पहले किसी भी एक चीज़ को स्टडी करने से पहले उसके ओरिजिन को समझना होता है। ओरिजिन इन सेंस ये वर्ड बेसिकली कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किन लोगों ने इसकी शुरुआत की। कुछ इस तरह की जो बातें हैं, तथ्य है, इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस सेशन में हम ये भी जानेंगे कि हम जो भी सिलेबस है हमारे 11th और 12th में, जो भी एक स्टूडेंट हो, या फिर 11th के स्टूडेंट हो, या फिर 12th के स्टूडेंट हो, या फिर वो टारगेट के स्टूडेंट हो, हर एक का अपना अपना प्लान है और उस प्लान को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम बात करते हैं बायोलॉजी की, कि जो बायोलॉजी है बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है जो कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, बायोस वर्ड से। बायोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। ठीक है, ये तो ग्रीक वर्ड था, बायोस लोग यूज कर सकते थे, करते भी थे। साथ ही साथ ये बायोस मॉडिफाई हुआ, टाइम इंटरवल के हिसाब से लोग यूज करते गए, इसके नाम को चेंज करते गए। फाइनली हमारा जो ये नाम मिला इसके स्टडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को, वो मिला बायोलॉजी। बायो प्लस लॉजी, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इस दो वर्ड में पहला जो वर्ड है ये है हमारा बायो। बायो का मतलब ऑलरेडी हम बोले कि लाइफ होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इस तरह से अगर हम दोनों वर्ड को मिलाते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, तो एक वर्ड बनता है, वो होता है हमारा ये बायोलॉजी। और बायोलॉजी वो होता है जिसमें क्या होता है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके लाइफ के स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली बायोलॉजी क्या होता है, ये हमारा एक नेचुरल साइंस है, ये हमारा नेचुरल साइंस है। ठीक है, इसके अंदर इनके लाइफ को समझते हैं। किसके लाइफ को समझते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को समझते हैं और जानते हैं कि हमें इसके अंदर इनको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। इस चीज़ों को समझने के लिए, बायोलॉजी को समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये था कि बायोलॉजी को आसान तौर पे समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जो था हमारा वो था बॉटनी का, दूसरा जो था हमारा जूलॉजी का पार्ट था। बेसिकली बायोलॉजी को अब हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट हमारा होता है वो होता है जूलॉजी का, और दूसरा जो पार्ट होता है हमारा बॉटनी का होता है। तो कुछ इस तरह से जूलॉजी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। और कुछ इस तरह से हम बॉटनी को अगर बात करें समझने की, कि बॉटनी
किसे बोलते हैं? तो बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं। प्लांट्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। और जूलॉजी जो कि एनिमल के स्टडी को बोलते हैं। सो इस तरह से हम समझे बॉटनी और जूलॉजी को, जो कि है बायोलॉजी को दो पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किए। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी के हिस्ट्री की। सो ऑलरेडी हम डिस्कस किए कि कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक चीज़ जिसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसके ओरिजिन के बारे में समझना होगा, उसके वर्ड के ओरिजिन के बारे में समझना होगा, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन से लोग थे जो इसको ओरिजिन किए। सो कुछ इस तरह से अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पुराना स्टडी किया जाने वाला सब्जेक्ट है और बहुत ही पुराने टाइम से किया जा रहा है। साइंस में बायोलॉजी ही एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से पढ़ा जा रहा है, ये एंशिएंट टाइम से पढ़ा जा रहा है। सो अगर हम बात करें कुछ तो इंडियन लोगों की, जो कि बायोलॉजी का जो ओरिजिन था वो 6000 BCE हुआ, मतलब 6000 बिफोर क्राइस्ट इरा से। मतलब ये जब क्राइस्ट इरा चालू हुआ उसके पहले 6000 साल पहले से क्या हुआ था? बायोलॉजी का स्टडी हो गया था। और वो थे जो स्टडी करने वाले थे वो हमारे इंडियन थे जिनका नाम था सुश्रुत। ठीक है, उन्होंने ही एक बुक लिखा था जिसका नाम था धन्वंतरी। ठीक है, और उन्होंने बहुत एक चीज़ों के बारे में, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदिक लॉजी के बारे में बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया था। सो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो ये बायोलॉजी है इसका ओरिजिन भी हम एक अनुमान के तौर पे कहते हैं कि 6000 तौर पे, ये तो प्रूफ है, लेकिन 6000 साल से पहले हुआ। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कुछ एक इथिक्स की, एथिकल बायोलॉजी की, तो इसमें जो हमारा पहला नाम आता है वो है हमारा एरिस्टोटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन्होंने सबसे पहले 384 टू 322 BC बिफोर क्राइस्ट, 384 टू 322 में बायोलॉजी को इन्होंने स्टडी किया था और बहुत सी चीज़ें इन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताई थी। या फिर कुछ इस तरह से कहें कि जो बायोलॉजी का पहला जो एक्सप्लेनेशन था, पहला जो हाइपोथेसिस था, पहला जो थ्योरी था, इन्होंने ही दिया था, जिनका नाम था एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी बाय एरिस्टोटल, जो कि 384 टू 322 BC बिफोर क्राइस्ट हुआ है। अगर अब बात करें हम कि बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक फादर फिगर होते हैं जो कि उस सब्जेक्ट को क्या करते हैं? ओरिजिनेट करते हैं, ओरिजिन करते हैं। सो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को एज अ फादर के तौर पे जिन्हें जानते हैं वो है हम एरिस्टोटल। इन्हीं को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया था। और उनके जो क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका था, जो उनका बेसिस था, वो कुछ इस तरह से था कि पहला उन्होंने लिया था क्या? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बिहेवियरल फीचर्स को लिया था और साथ ही साथ उन्होंने जो तीसरा टर्म लिया था वो लिया था रिप्रोडक्शन को। और इन तीनों बेसिस पे ही उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। इसीलिए इनको क्या हम बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिस था कि क्यों फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोलते हैं। साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब कहोगे कि सर फादर ऑफ जूलॉजी इन्हें क्यों कहा जाता है? सो फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहना है या फिर क्यों कहा गया इन्हें, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्होंने एनिमल के एम्ब्रायोलॉजी में भी स्टडी किया। एम्ब्रायोलॉजी इन सेंस कि इन्होंने
स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को किया, मतलब ये कि बर्ड्स के एग को लिया और उसको डिसेक्टिंग करके हर एक स्टेज पे उन्होंने एम्ब्रियो को क्या किया, स्टडी किया और देखा। तब इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। फॉर किसके लिए, ईज ऑफ स्टडी, आसानी से हम लोग क्या कर सके, इसके बारे में पढ़ सके, अध्ययन कर सके, इसके लिए। सो स्टडी ऑफ एम्ब्रायोलॉजी जो था वो एरिस्टोटल ने किया और सबसे पहले, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें जो थी बताई थी इनके बारे में, ठीक है। सो इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। अब बात करोगे कि सर अगर जूलॉजी अगर है तो बोटनी भी होगा। सो बोटनी के बारे में क्या, सो बता देते हैं हम सबसे पहला चीज कि जो बोटनी के फादर थे, फादर ऑफ बोटनी जिन्हें बोला जाता है, वो थे थियोफॉरेस्टस, ठीक है, थियोफॉरेस्टस थे। और इनके बारे में क्या है, ही वॉज ए स्टूडेंट, बेसिकली स्टूडेंट थे किसके, ये स्टूडेंट थे किसके, एरिस्टोटल के ही थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बोटनी के बारे में, वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में स्टडी किया और बताया कि इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करें। और उनका बेसिस क्या था, उनका बेसिस था ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उन्होंने हाइट को भी कंसीडर किया, और साथ ही साथ गर्थ इन सेंस इसके डायामीटर को, ब्रांचेज को, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम लोग समझे। और उन्होंने बायोलॉजी में बॉटनी के तौर पे, बॉटनी एज ए फादर ऑफ बॉटनी के तौर पे उन्होंने सबसे पहला जो थ्योरी दिया, जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो थ्योरी दिया, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को ट्री में बांटा, सर्ब्स में बांटा, सब सर्ब्स में बांटा, हर्ब्स में बांटा। सो कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर ले हम बायोलॉजी की, तो ये हमारा हिस्ट्री रहा। अब बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी वर्ड, यानी कि ये वर्ड किसने दिया, बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैमार्क, बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन इन शॉर्ट इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमार्क बोलते हैं। और इनके कुछ साथी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक साथ स्टडी किया और अपने इंटरेक्शन में, आपस के इंटरेक्शन में वो इस सब्जेक्ट को जो बोलते थे वो था बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड से इंडिकेट करते थे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते थे। सो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इन लोगों ने आपस में स्टडी किया और फाइनली पब्लिकली ये लैमार्क थे जो कि इस बायोलॉजी को एक स्पेसिफिक टर्म दिए, और जिससे क्या हुआ, लोग उसी समय से 1802 में क्या हुआ कि बायोलॉजी टर्म आया। मतलब ये कि टर्म बायोलॉजी जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली आज यूज करते हैं वो किसका दिया हुआ है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लैमार्क, ठीक है। सो कुछ इस तरह से समझें। और कुछ और भी बातें हैं लैमार्क के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, एक हाइपोथेसिस दिया था, और इसको क्या हुआ, वाइज मैन ने क्या किया, डिसअप्रूव के। ये सारी बातें हम लोग हमारे 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में। और साथ ही साथ कुछ एक चीज़ें जो है हम लोग जेनेटिक्स में भी बात करेंगे, ठीक है, एवोल्यूशन में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बायोलॉजी की हिस्ट्री की बात हुई। अब बात करते हैं हम उस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उनके लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लोर करेंगे, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से बायोलॉजी को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। सो अगर हमें एक्सप्लोर करना है, मतलब ये कि इफ़ वी हैव टू स्टडी लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन वी हैव टू स्टडी
दिस गिवन डिटेल्स, और भी बहुत सारा डिटेल्स हमें पढ़ना होगा, लेकिन जो सबसे पहला जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है स्टडी के कंसर्न में, वो है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसे कि हमें क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है, जिसे हमें काफ़ी अच्छे तौर से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कुछ अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत एक सारा चीज़, ठीक है, बहुत एक सारा चीज़ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट हम लोग कर जाएंगे। सो अब बात करें हम कि अगर फिजिकल स्ट्रक्चर का स्टडी हो गया तो फिर क्या। सो फिजिकल स्ट्रक्चर का स्टडी हुआ, इसके बाद हम बात करेंगे उसके केमिकल प्रोसेसेस की। केमिकल प्रोसेसेस इन सेंस उस बॉडी के, उस ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी में कौन सा एक केमिकल है जो पार्टिसिपेट करता है, जो कि क्या करता है, उन्हें इग्नाइट करता है, जो उन्हें स्टिमुलेट करता है काम करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम केमिकल प्रोसेसेस को समझ पाए, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर के केमिकल प्रोसेसेस को समझ पाए, तो काफ़ी हद तक हम उस ऑर्गेनिज्म को समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर उनके मोलिकुलर इंटरेक्शन को भी समझ पाए, अगर इसमें साथ देखते हैं मोलिकुलर इंटरेक्शन इन सेंस कि जो उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बेसिक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स क्या है, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, ठीक है, कितना रिएक्टिव है, कितना स्टेबलाइज है। सो इन सभी बातों को हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में समझते हैं। साथ ही साथ यही समझते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है क्या क्या वेरिएशंस ला सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो अब बात करते हैं हम कि अगर ये तीनों चीज़ें हम पढ़ लिए, तब हम देखते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर इन सबको पढ़ने के बाद सो इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन सेंस इनका हायरार्की क्या है, इनका लेवल्स क्या है, प्रायोरिटी क्या है। सो इस तरह से अगर हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है कैसे अपने फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर सकता है और कैसे ख़त्म कर सकता है। सो साथ ही साथ इन सब चीज़ों को जब हम समझ पाएँ तो हम देख सकते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है क्या कर सकता है, डेवलप करना चालू करता है, ग्रोथ करता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है। सो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हम लोग अगर स्टडी करें, पढ़ें काफ़ी अच्छे तरीके से, सो हम बायोलॉजी को समझ सकते हैं। सो इनमें अगर हम बात करें एक स्टेप की कि इन सभी चीज़ों से नेक्स्ट जनरेशन, अनदर नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हर एक जनरेशन में क्या होगा, वो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन इन सेंस वेरिएशंस दैट आर वेरिएशन बेस्ड थिंग्स, जो कि क्या करता है, एवोल्यूशन करता है, एवोल्यूट करता है ऑर्गेनिजम्स को। इसका स्टडी करके हमें होता क्या है, सो बेसिकली बायोलॉजी का स्टडी करके हमें क्या मिलता है, हम उनके स्पीसीज फंक्शंस को, इसमें स्पीसीज फंक्शंस इन सेंस कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट की ले लो, ह्यूमन की ले लो, फंगी की ले लो, मोनेरा की ले लो, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया की ले लो, हर एक के अंदर स्पीसीज है और स्पीसीज का अलग अलग फंक्शंस है। सो उन फंक्शंस को समझने के लिए क्या करते हैं, हम इस स्पीसीज फंक्शंस को समझ पाते हैं, किसके थ्रू, बायोलॉजी के स्टडी के थ्रू। मतलब इसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें ह्यूमन की या प्लांट की, वो तो है ही है, साथ ही साथ कोई भी जो कि हम लोग ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनके अंदर कोई भी स्पीसीज हो, उनके स्पीसीज फंक्शंस को समझेंगे, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन समझेंगे। और इसको क्या चीज़ से अध्ययन कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से बायोलॉजी का एक बेनिफिट्स ये है हमारा कि क्या होगा, स्पीसीज फंक्शन क्या हम लोग स्टडी कर पाते हैं, साथ ही साथ इनके इवोल्वेशन को, कि ये कहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं, कि अगर ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। सो पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर जो क्लास होता है, पर्टिकुलर जो बायोलॉजिकल फंक्शंस का, वो कहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है इस पूरे बायोलॉजी में। हाँ,
वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे लिए या फिर दूसरे एक ऑर्गेनिज्म के लिए। सो इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, इसको अगर स्टडी कर सकते हैं तो हम जान पाएंगे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व होता है वो क्या करता है बेसिकली, और एक ऑर्गेनिज्म के लिए या खुद के ही अनदर स्पीसीज के लिए वो क्या कर सकता है। साथ ही साथ ये इंटरेक्शन को दिखाता है। इंटरेक्शन इन सेंस कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें डिपेंडेंसी की, तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स को इन्होंने क्या किया है, पेट एनिमल के तौर पे रखा हुआ है। सो ये जो चीज़ है वो कौन सा बेसिस है, वो इंटरेक्शंस बेसिस है। एक दूसरे का क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग्स का है। ठीक है कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, कुछ बेनिफिट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देते हैं, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो ऑलरेडी पेटेड ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ वो बेनिफिट देते हैं। सो इस तरह से साइकिल्स बना हुआ है और ये इंटरेक्शन चलते रहता है। और इन चीज़ों को अध्ययन हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कर पाते हैं बायोलॉजी के अंदर। इसीलिए क्यों है इंपॉर्टेंस बायोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बहुत सारे लोग, ये तो बात हो गई बायोलॉजी की, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर आखिर अगर हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी का इन्फ्लुएंस कहाँ होता है, इसका असर कहाँ होता है, क्या है इसका इफेक्ट, इससे होने वाला क्या है लोगों को। सो देखिए, कोई भी एक स्टडी अगर हम कर रहे हैं, अगर बायोलॉजी की ही बात कर ले तो बायोलॉजी को तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ये क्या चीज़ का स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी है, एंड इसके लाइफ की स्टडी को बोलते हैं। सो अगर इनके स्टडी को बोलते हैं तो एक चीज़ समझिए, कोई भी जो एक ऑर्गेनिज्म है, बर्थ हुआ, अब बाकी एक जो समय है उनके लाइफ स्पेन का टोटल वो क्या होता है, मेंटेनेंस में गुजरता है। टोटल उनका लाइफ मेंटेनेंस में गुजरता है, और उस मेंटेनेंस को रखने के लिए क्या होता है, बहुत सारे एक चीज़ों को फैक्टर्स हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जिससे क्या होगा कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने लाइफ स्पेन को मेंटेन कर पाएगा। सो हम अगर बात करें कि इनका बायोलॉजी का एम्फेसिस क्या है इंपॉर्टेंस, सो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेडिसिन के फील्ड में, मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी के स्टडी का। बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, मेडिसिन इन सेंस इसी से बहुत सारा ब्रांचेज निकलता है। मेडिसिन का स्टडी करते हैं, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, डॉक्टर चाहिए होता है, साइंटिस्ट चाहिए होता है, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए होता है, रिसर्च एंड स्कॉलर चाहिए होता है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हम लोग अगर इनके स्टडी को देखते हैं तो हम लोग बात करते हैं इनके डेवलपमेंट और रिसर्च की, तो ये एम्फेसाइज करता है, बायोलॉजी जो है एम्फेसाइज करता है हमें मेडिसिन को समझने के लिए, साथ ही साथ क्या, एग्रीकल्चर को समझने के लिए, एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। और साथ ही साथ बायोलॉजी के अंदर ही एक सब ब्रांचेज है, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है, जो कि आज के डेट में जो कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमें 12th क्लास के एक पूरे यूनिट को पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी को, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे और जानेंगे भी। लेकिन अभी के लिए बता दें, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्निकली एड दे देना, कोई भी एक सहायता से उसको इम्प्रूव करना, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, ठीक है, उसके लाइफ के स्टेबिलिटी को देना। सो यही तो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हम समझें। साथ ही साथ मेनी अदर एरियाज ऑफ बायोलॉजी दैट इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ। सो और भी चीज़ें हैं जो कि क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उनके लाइफ को क्या करेगा, इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हम स्टडी करते हैं। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कि इसमें कौन सा एक ब्रांचेज है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो अभी आज के टाइम में हमारे यहाँ बहुत सारा बायोलॉजी एस्कोपिक, बायोलॉजी से निकला हुआ ब्रांच, बहुत सारा ब्रांच है
जो कि क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आज के टाइम में ये बहुत ही अच्छा है। इसमें से कुछ एक जो है हमारा एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है। एस्ट्रोबायोलॉजी समझ सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके बायोलॉजी के स्टडी को करना, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को समझना, उनके केमिकल स्ट्रक्चर को समझना। सो इन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट एज अ साइंटिस्ट के तौर पे आप लोग काम कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, उनको भी ये काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग, काफ़ी एडवेंचरस ब्रांचेज है, जिसमें क्या होता है एज अ साइंटिस्ट जेनेसिस्ट की बात करें हम, जीन के स्टडी को, जीन के मैनिपुलेशन को करना होगा। सो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा ब्रांच है। साथ ही साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये काफ़ी अच्छा स्कोप्स है। सो इस तरह से हम अगर बात किए बायोलॉजी स्कोपिक ब्रांचेज की एंड एरियाज़ की, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं और जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, सर बायोलॉजी अगर हमें पढ़ना है तो बायोलॉजी के साथ हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ पार्शियल मैथ्स क्यों पढ़ना होता है, बहुत परेशानी होती है एक साथ पढ़ना। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और इस सेशन में हम ये सोच के आए थे कि इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि किसी भी एक तरह का कन्फ्यूज़न नहीं हो और लोग बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे अपने लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए। सो देखिए बता देते हैं, बायोलॉजी जो है ये जो है इन तीनों चारों सब्जेक्ट के इर्द गिर्द है। इन सेंस अगर बात करें हम फिजिक्स की, तो बिना फिजिक्स के हम बायोलॉजी स्टडी नहीं कर पाएंगे। इन सेंस कि बायोलॉजी को काफ़ी साइंटिफिक तौर पे अगर स्टडी करना होगा तो हमको क्या चाहिए होगा, ऑपरेटर्स चाहिए होगा। और वो सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या होते हैं, फिजिक्स ड्रिवन होते हैं। मतलब ये कि फिजिक्स के अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे बनाए हुए होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हम कुछ एक एक्सपेरिमेंट को कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन को कर पाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ईज ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, बायोलॉजी को समझने के लिए फिजिक्स को भी बहुत अच्छे तौर तरीके से समझना होगा। साथ ही साथ अगर बात करें हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों कैसे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर इन सेंस कि दोनों एक साथ तो रहते हैं लेकिन कभी एक नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिना केमिस्ट्री के हम कोई भी एक लेवल के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे। इन सेंस कि अगर हम बात करें ऑपरेशनल स्टेट की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सो कोई भी एक डिसेक्टिंग की बात करें, और जब हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी एक ऑब्जर्वेशन, तो बिना केमिकल्स के ऑब्जर्वेशन हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि बायोलॉजी के लिए एक केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सो हम हर एक को ये सलाह देंगे कि कभी भी बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री या फिजिक्स को पढ़ने में आप परेशान नहीं हों, और काफ़ी ही हद तक रिस्पेक्टिव वे में इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ मैथ के कुछ पार्शियल टॉपिक्स को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें। ये आपके फ्यूचर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब कहोगे सर मैथमेटिक्स क्यों? सो हम जानते हैं बिना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। बहुत एक सारा कैलकुलेशन अगर जब हम डेप्थ में स्टडी करेंगे, काफ़ी आगे स्टडी करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में स्टडी करेंगे, अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे, हर एक लेवल के स्टडी को करेंगे, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उनके केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सो हर एक के यूनिट को मानने के लिए, हर एक के मेजरमेंट के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। सो हम हर एक स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर
नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, +2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हर एक स्टूडेंट को, मतलब ये कि कोई भी बायोलॉजिस्ट को हम सजेशंस करते हैं कि कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भागे नहीं, काफ़ी अच्छे तौर तरीके से और काफ़ी रिस्पेक्टिव वे में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें, ताकि उनके आगे की पढ़ाई और जो वो पढ़ रहे हैं उसके लिए उन्हें आसानी हो पाए। ठीक है, सो अब बात करेंगे हम हमारे लेक्चर प्लान्स की, कि हम जब आगे पढ़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पे स्लोली तो हमारा प्लान क्या होगा पढ़ने का। सो कुछ इस तरह से हमारा प्लान है कि हम अगर बात करें 11th क्लास की, सो 11th क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पहला यूनिट है, ठीक है, जो हमारा पहला यूनिट है उसको हम लोगों ने जो ऑलरेडी गिवन है एनसीईआरटी बुक्स में, उसको कुछ इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया है कि इसको हम लोग 4, 8, 3, 4 क्लासेस में हम ख़त्म करेंगे, और इसको ख़त्म करने का प्रयास भी करेंगे हम लोग, और आप लोग को भी बताते हैं कि ये आप लोगों के लिए भी एक डायरेक्शंस है कि आप लोग तैयार रहें कि इतना क्लासेस में हमें ये ख़त्म करना है। सो मेंटली प्रिपेयर रहें, आप हर एक तरीके से प्रिपेयर रहें, ताकि हम लोग क्या हो सके, हम लोग भी आसानी से आपको बूस्टअप कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ अब बात करें कि हम इसके सेकेंड यूनिट की, जो है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोगों ने ख़त्म किया है 9 क्लासेस में, 9 क्लासेस में को पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखिए एक जो चैप्टर है जो कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, इम्फेसाइज इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस सबको जानना ज़रूरी है। और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना, और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, और इस यूनिट को हम लोग कुछ इस तरह से 23, 6 एंड 7 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि हम इतना इम्फेसाइज इस यूनिट को कर क्यों रहे हैं। तो एक चीज़ आपको बता देते हैं बायोलॉजिस्ट के लिए, खासकर उनके लिए जो कि क्या है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो उनको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर बायोलॉजी को आपको अपने हाथ में रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो इस यूनिट को आप काफ़ी ही कॉन्सेप्चुअल तौर पे स्ट्रांग रखना होगा। अगर इस यूनिट को आपने कमांड कर लिया तो बायोलॉजी आपके हाथ में 30%, ठीक है, 30% बायोलॉजी को आप कंट्रोल कर लिए। सो सोच सकते हैं कितना ये इम्पोर्टेंस है ये इस यूनिट का। सो इसीलिए हम बोलते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। और साथ ही साथ अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं या फिर हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं तो वो सारे लोग जानते हैं। सो हम सबको ये बताना चाहेंगे कि इस सेल को काफ़ी अच्छे तरीके से हमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बॉटनी का पार्ट हो गया और इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो कुछ इस तरह से बात करते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी की। अब बात करते हैं हम एनिमल फिजियोलॉजी की। एनिमल फिजियोलॉजी में ये जो सारा यूनिट है 7 चैप्टर्स है इसके अंदर, और कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, डिवाइड किया है, ताकि इसके अंदर क्या कर सके, इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। 5, 6, 5, 4, 7, 4, 4। सो इतने क्लासेस के अंदर हम इन्हें ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम 12th क्लास की। 12th क्लास की सो आइए देखते हैं 12th क्लास में हम लोग। सो 12th क्लास का जो हमारा प्लान होगा वो, इसमें जो हमारा प्लान है वो हमारा है, ये जो हमारा पहला यूनिट है, यानी कि
अगर बात करें 11th के बाद तो ये टेक्निकली 6th यूनिट हो जाता है, बट ये हमारा क्या है 12th के लिए फर्स्ट यूनिट है। सो इस तरह से इसके अंदर 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं और इनको हम लोग कुछ इस तरह से 5, 8, 9 और 3 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। और क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे अगर हम बात करें किसी भी एग्ज़ाम्स की, नीट की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसका वेटेज वगैरह भी बहुत अच्छा है। और इस सारे चीज़ों को इन सारे सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ सब्जेक्ट के अंदर जो भी यूनिट्स हैं, यूनिट वाइज जितने भी चीज़ें हैं उनको हम लोग वेटेज के हिसाब से एक नए सेशन में लेके आएंगे और समझाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये प्लान है, जो बेसिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हम इसको मूव करेंगे, सो ये हमारा प्लान है कि इस फर्स्ट यूनिट को हम लोग कुछ इस तरह से ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ बात करते हैं, ये हमारा सेकेंड यूनिट होगा जिसमें क्या होगा, ये जीनेटिक्स है और जीनेटिक्स को काफ़ी अच्छे तौर तरीके से कुछ इतना 12 एंड 8 क्लासेस में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। साथ ही अगर बात करें हम कि एप्लीकेशंस की, ठीक है, तो कुछ इस तरह से है, ये 3 चैप्टर्स है और 3 चैप्टर्स को कुछ हम लोग क्या करेंगे 6, 4 एंड 6 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। बात करें तो ये हमारा है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं हम, इसमें 2 चैप्टर्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। और ये क्या होता है, काफ़ी स्टैटिक चीज़ें हैं। स्टैटिक चीज़ें इन सेंस कि कांस्टेंट चीज़ों को पढ़ना है और काफ़ी स्टडी वे में हम लोग पढ़ेंगे जो भी चीज़ें दी हुई है। और साथ ही साथ इसके बाद जो हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा, लास्ट जो हमारा यूनिट होगा इसके अंदर, वो होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर 5 यूनिट्स है जिसको हम लोग कुछ इस तरह से 5, 5, 5 एंड 5 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। सो ये हमारा प्लान है जिसमें कि हम कैसे अपने क्लासेस को मूव कराएंगे स्लोली, ठीक है, कि पहले ही प्रयास में हम कैसे निकालें नीट को, इसके लिए हम एक नया सेशन लाएंगे। तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।